नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम मुगल काल पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर के लिए। और मुगल काल में हमने एक टॉपिक दो टॉपिक हमने पूरे कर लिए थे। एक हमने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लिया था और दूसरा हमने चित्रकला के बारे में पढ़ लिया। दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज 5वीं क्लास है। हम कला में चल रहे थे। चित्रकला हमने पढ़ ली थी और हमें एक टॉपिक पढ़ना था संगीत कला। एक टॉपिक और हमको पढ़ना था, संगीत कला का टॉपिक हमको पढ़ना था। और आज की क्लास स्पेशल ही संगीत कला के बारे में रहेगी। कौन सी क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन से ऐसे कथन महत्वपूर्ण हैं, कौन सी ऐसी उपाधियां महत्वपूर्ण है, बहुत सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। 1 घंटे की क्लास रहेगी। बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। आप कैसे पढ़ पाते हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। 5 क्लास हो जाएगी आज और इसकी एक क्लास और बचेगी विद्यार्थियों। 6 क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे और लास्ट क्लास रहेगी हमारे साहित्य के बारे में, ठीक है ना। तो वो कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आज हमें संगीत कला को हमें पढ़ना है और संगीत कला की क्या विशेषता रही, कौन से ऐसे प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो अपने काल के प्रसिद्ध रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम बड़े शानदार तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। समझते जाना आप चीजों को, ठीक है। पहला प्रश्न देखना, बड़ा शानदार प्रश्न है। मैं बहुत जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा एक प्रयास रहा है कि जब हम जीरो लेवल से, मैं अभी संगीत कला की बात करता हूँ तो संगीत कला का हम मुगल काल में अकबर का देखते हैं। क्यों अकबर के काले संगीत कला का सर्वाधिक विकास हुआ था, वहां हम देखते हैं। पर थोड़ी सी तारतम्यता छूट जाती है, इसलिए मैं आपको प्रारंभ से लेके चल रहा हूँ कि मुगल कालीन संगीत कला के प्रारंभिक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। मुगल सम्राट बाबर उच्च श्रेणी का गायक था। वे अपने साथ शेख गुरैन को, जो गजल गायक को रखता था, वे याद रखना, शेख गुरैन बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं कि बाबर जहां भी युद्ध में जाता ना, युद्ध क्षेत्र में जाता, तो ये शेख गुरैन को कहते हैं कि साथ में रखता था। और जब भी उसका दिमाग ठीक नहीं होता था युद्ध के समय, तो कहता है कि ले चल भाई तू गजल शुरू कर दे, ठीक है ना। तो ये गजल गायक शेख गुरैन को कहते हैं कि ये साथ में रखता था। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाबर शेर अली नवई जैसे शायरों से संपर्क रखता था। बाबर शेर अली नवई नामक शायरों से कहते हैं कि संपर्क रखता था। हुमायूं ने संगीतकारों के लिए एक अलग से वर्ग बनाया जिसे अहल ए मुराद कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हुमायूं ने जब प्रशासन अपने हाथ में लिया तो प्रशासन के जितने भी मतलब जितने भी ऐसे विद्वान लोग थे, विद्वान लोगों का, प्रशासन के लोगों का, कहते हैं कि अलग अलग विभाग बनाए गए थे, अलग अलग एक वर्ग बना दिया, अलग अलग एक दल बना दिया। तो संगीतकारों को जिस दल में हुमायूं ने रखा था वो याद रखना अहले मुराद था। बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रारंभिक जानकारी में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हुमायूं ने संगीतकारों की एक अलग से श्रेणी बनाई थी और उस श्रेणी का नाम था अहले मुराद, ठीक है ना। तो संगीतकारों को हुमायूं ने किस श्रेणी में रखा था, तो वो अहले मुराद के नाम से रखा गया था। अलग श्रेणी बना दी गई थी कि इसमें ये संगीतकार रहेंगे, सूफी संतों का विवरण रहेगा, ठीक है ना। हुमायूं के काल में 29 दरबारी संगीतकारों की सूची मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है 29 वाले विद्यार्थी, ये गाइडों में बहुत कम लिख रखा है क्योंकि हमें विशेषकर अकबर के 36 संगीतकारों की सूची देखने को मिलती है, जबकि हुमायूं के काल में भी कहते हैं 29 संगीतकारों की सूची मिलती है, परंतु नाम विद्यार्थियों सिर्फ एक ही मिलता है। हुमायूं ने बच्चू नामक संगीतकार को संरक्षण दिया था। हुमायूं ने बच्चू नामक संगीतकार को कहते हैं कि संरक्षण दिया था। तो मुगल कालीन संगीत कला के प्रारंभिक जानकारी में बाबर उस श्रेणी का संगीतकार था, गायक था, ठीक है। और शेख गुरैन को कहते हैं कि युद्ध में साथ ले जाता था, युद्ध में साथ ले जाता है ना, युद्ध में साथ ले जाता, ठीक है। और शेख गुरैन को कहते हैं कि अपनी गजल सुनने के लिए युद्ध में अपने साथ लेके जाता था। और शेर अली नवई को कहते हैं कि शायरों से संपर्क था। हुमायूं के काल में अलग से एक विभाग अबरक बनाया गया था, वो अहले मुराद कहा गया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 29 संगीतकारों की सूची मिलती है हुमायूं के काल में और बच्चू नामक एक संगीतकार नाम मिलता है जिसे कहते हैं कि हुमायूं ने संरक्षण दिया था। प्रारंभिक जानकारी मुझे लगता है कि इतनी ही जानकारी जो मुझे जितनी किताबों में मिली है मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात ये
ये आप अलग से इंपॉर्टेंट करते चलना अपने नोट्स में, ठीक है ना, जो मैं ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा है ना। दूसरा प्रश्न देखो, अब यहां से शुरू होता है विशेष बात। मुगल शासक अकबर के काल में संगीत कला के विकास के बारे में कौन सा कथन सही, ठीक है ना। अकबर का काल संगीत कला का स्वर्ण काल कहलाता। विद्यार्थियों, अभी तक हमने 3 चीजों पर चर्चा की है। एक स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल विद्यार्थियों शाहजहां का था, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्ण काल हमने पढ़ा, चित्रकला का स्वर्ण काल हमने पढ़ा था, वो काल था जहांगीर का काल, ठीक है। और जब बात आती है कि संगीत कला, संगीत कला के काल का स्वर्ण काल विद्यार्थी याद रखना अकबर के काल का। तो विद्यार्थी प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, मुझे लगता है कि बहुत बेसिक प्रश्न कभी बनेगा ना तो ये सीधे पूछ लेगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस वंश का है, सॉरी किस शासक का है, चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक का है, संगीत कला का स्वर्ण काल किस शासक का है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बेसिक रूप से मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि अकबर का काल संगीत कला का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 प्रमुख संगीतकारों की सूची मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको विद्यार्थियों, क्योंकि ये अबुल फजल ने कहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कितने संगीतकारों की सूची है, प्रश्न पूछेगा कि अकबर के काल में 36 संगीतकारों की सूची प्रदान करने वाला वो व्यक्ति कौन था जिसने संगीतकारों की सूची दी है। याद रखना विद्यार्थियों, अबुल फजल का नाम बहुत महत्वपूर्ण। 36 प्रमुख संगीतकारों सूची है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि किसने ये बताई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सीधा सा प्रश्न आएगा कि अकबर के काल के 36 संगीतकारों की सूची कौन देता है, तो वो अबुल फजल, याद रखना, ठीक है। इतना यहां से, ठीक है। अकबर ने संगीतकारों की 7 वर्गों में विभाजित किया, ये भी अच्छा प्रश्न है, सीधा ही पूछ लगता है कि अकबर ने संगीतकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया, 7 वर्गों में विभाजित किया, और हर का एक एक दिन अलग कर दिया गया था। मतलब एक दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 वर्गों में बांट दिया कि आज सोमवार है तो आज सोमवार के वर्ग वाले अपना प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा अकबर ने 7 वर्गों में विभाजित कर दिया, 7 वर्ग कह सकते हो या 7 भागों में बांट दिया, ऐसा कह सकते है ना। हुमायूं ने तो संगीतकारों की अलग से श्रेणी बना दी थी, अहले मुराद, है ना, वो याद रखना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आईने अकबरी में 7 अध्याय भारतीय संगीत की चर्चा करता है, 7 अध्याय अलग से दिए गए विद्यार्थी। आईने अकबरी जो अकबरनामा, जो उनकी है आत्मकथा के बारे में, तो आत्मकथा नहीं है, जो अकबरनामा है, अकबरनामा का 3रा भाग आईने अकबरी। आईन अकबरी के अंदर 7 अध्याय ऐसे हैं जो भारतीय संगीत की चर्चा की गई। तो मान के चलते हो कि अकबर के कालीन संगीत कला का कितना बेहतरीन विकास हुआ है ना। क्योंकि आईन अकबरी में 7 अध्याय भारतीय संगीत के बारे में डालना तो निश्चित रूप से संगीत कला का एक बेहद विकास है। इसीलिए तो इस काल को श्रवण काल कहा गया है। श्रवण काल क्यों कहा गया है, इसकी वजह से कहा गया, ठीक है ना। अकबर स्वयं संगीतकार तथा नगाड़ा बजाने में दक्ष था। ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सा प्रश्न आया था कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, अकबर कौन से वाद्य यंत्र का पसंद करता था या बजाता था, वो नगाड़ा था विद्यार्थी। ऐसा भी नक्कारा, नक्कारा या नंगाड़ा कहते हैं कि बजाने में दक्ष था, स्वयं संगीतकार था। तो मुगल शासक अकबर के काल की प्रारंभिक विशेषताओं में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो इसका श्रवण काल कहलाता है, 36 प्रमुख संगीतकारों की सूची देता है, उसमें से कहते हैं कि अबुल फजल बताता है, और 36 में से 10 मुझे जहां तक लग रहा है कहते हैं कि 10 या 14 है ना, या तो 14 है या 10 है, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। ग्वालियर के थे, इसमें ये भी लाइन लिख रखी ग्वालियर, ठीक है। अब 10 है या 14 है, मैं थोड़ा दिमाग में डाउट चल रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है 10, मुझे जहां तक लग रहा है कंफर्म। इसको मैं वापस एक बार आपको टेलीग्राम पे टेली कर दूंगा, ठीक है। कि ग्वालियर के इसमें 36 में से 10 चित्रकार संगीतकार ऐसे थे जो ग्वालियर के थे, तो ये बिंदु याद रखना। 7 वर्गों में बांटा, 7 भागों में बांटा था संगीतकारों को, याद रखना। आईने अकबरी के अंदर 7 अध्याय भारतीय संगीत के हैं, और नगाड़ा बजाने में कहते हैं कि अकबर बहुत दक्ष था, ठीक है। तो 2
2% मैंने यहाँ से बहुत बेसिक रूप से बता दी। स्थापत्य कला का श्रवण काल शाहजहां का काल, चित्रकला का श्रवण काल जहांगीर का काल, और संगीत कला का श्रवण काल अकबर के काल को माना जाता है। बहुत बेसिक रूप से मैंने शुरू किया, बहुत बेसिक रूप से, ठीक है। 2% यहाँ से हो गए। ये कथन याद रखना विद्यार्थी, मैंने कहा ना कि जब भी मैंने मुगल काल शुरू किया ना, मुगल काल के शुरू में मैंने आपको एक ही बात बोली थी, एक तो कथन याद रखना, एक उपाधियां याद रखना विद्यार्थी, किसने किसके बारे में क्या कहा है और किस शासक ने किस विद्वान को उपाधि दी विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला की हमने 4-5 उपाधियों के बारे में चर्चा की थी, और भी आज संगीत कला में भी 4-5 उपाधियां हैं, उसके बारे में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगा, ठीक है। अकबर की संगीत कला के प्रति रुचि से संबंधित ये कथन, अकबर को संगीत शास्त्र के सिद्धांतों का इतना अच्छा ज्ञान है जितना प्रशिक्षित संगीतज्ञों को भी नहीं है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन किसके द्वारा कहा गया? अकबर की संगीत कला के प्रति, जैसे जहांगीर खुद कहता है कि मैं उस चित्रकार का नाम बता सकता हूं कि जिसने, जैसे अलग अलग एक चित्र पर अलग अलग चित्रकारों ने रचना कार्य किया है, तो मैं उस चित्रकार का नाम बता सकता हूं कि कौन सा कार्य किसने किया था। चित्रकला का इतना पारखी था विद्यार्थी। उसी के दृष्टिकोण से ये अकबर का ये कथन है, अकबर के बारे में ये कथन है कि संगीत शास्त्र के सिद्धांतों को इतना अच्छा ज्ञान था जितना प्रशिक्षित संगीतज्ञों के पास भी नहीं है। तो ये कथन किसके द्वारा? तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी याद रखना, और वो कथन है अबुल फजल के द्वारा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो एक कोटेशन के रूप में मैं आपको हर एक श्रेणी में लेके चल रहा हूँ, कोटेशन वाली बात में कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। 3% यहाँ से। ये थोड़ा मैंने बहुत डीपली करवा दिया वैसे, कि अकबर ने 200 से अधिक धुनें बनाई, जिसमें से कौन सी शामिल नहीं, क्योंकि आरपीसी का ये पैटर्न है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न पूछा था कि तानसेन ने कौन सी धुन बनाई थी, कौन सी राग का निर्माण किया था। अभी एक प्रश्न अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय यहाँ डीपली लेके चल रहा है, ठीक है ना। कि अकबर ने 200 से अधिक धुनें बनाई थी, जिसमें से शामिल नहीं है जलाल शाही, इसमें शामिल है नोराजी, इसमें शामिल है महावीर करकट, इसमें शामिल है दरबारी कहानड़ा, ये नहीं है। ये विद्यार्थियों किसकी रचना है? ये तानसेन की, ये तानसेन की नवीन राग है, नवीन राग याद। ये जो 3 ऊपर बताई है, ये जलाल शाही, नोराजी और महावीर करकट, ये कहते हैं कि अकबर ने स्वयं की नई धुनें बनाई थी, उसके आधार पर यह प्रश्न मैंने बना दिया है। जबकि दरबारी कहानड़ा तानसेन की नवीन राग है। इसका वैसे तानसेन का हम पूरा जिक्र करने वाले हैं, क्या किसका कर रहा है, तानसेन का क्या योगदान है संगीत कला, क्यों तानसेन मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार रहा है, अकबर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार भी रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्रश्न आपको इसमें नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि कई बार क्या है कि बहुत हिडन चीज पूछ ली जाती है, और हम इतना पढ़ रहे हैं तो फिर ये छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। 4% यहाँ से हो गए। अब यहाँ समझना विद्यार्थी, तानसेन का नाम बहुत महत्वपूर्ण। जब भी संगीतकारों के नाम आता है ना, तो तानसेन का नाम नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। समझना चीज को आप, ठीक है, दिख रहा है। चलो, अबुल फजल की संगीतकार सूची में पहला नाम तानसेन का आता है, इसके बारे में कौन सा कथन? अभी हमने पढ़ा कि अबुल फजल ने कहते हैं कि 36 संगीतकारों की सूची प्रदान की, ठीक है। उसमें प्रथम स्थान आता है, वो आता है तानसेन का, और दूसरा स्थान आता है बाज बहादुर का। बाज बहादुर मालवा शासक, मालवा शासक, है ना। 2 सबसे प्रसिद्ध नाम हमें कहते हैं कि प्रथम और द्वितीय स्थान पे अबुल फजल रखता है। उसमें से प्रथम स्थान याद रखना विद्यार्थियों, वो तानसेन का था, और दूसरा स्थान कहते हैं कि बाज बहादुर का था, जो मालवा का एक शासक था, बहुत बड़ा संगीत के विशेषज्ञ था विद्यार्थी। आगे इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया, ठीक है, बताने के लिए मैंने आपको बताया। ये ग्वालियर का रहने वाला था, इसका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि तानसेन का प्रारंभिक नाम क्या था।
सीधी सी लाइन एग्जाम में बहुत बेसिक रूप से पूछ लेती है कि तानसेन का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रामतनु पांडे कहते हैं कि प्रारंभिक नाम था, और ये ग्वालियर का कहते हैं रहने वाला था। ग्वालियर में ही इसने शिक्षा प्राप्त की थी। अकबर ने 1562 में उसको मिर्जा और कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा यह प्रश्न आएगा विद्यार्थियों कि अकबर ने किस संगीतकार को कंठभरण विलास वाणी की उपाधि दी। विलास वाणी ऐसे भी कह सकते, कंठभरण वाणी विलास की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तानसेन को दी गई थी। इसने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की थी। रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की थी। इसने मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी काहनड़ा आदि रागों का सर्जन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, यहाँ से अच्छे एक प्रश्न बना लिया अभी कि तानसेन ने कौन सी नवीन रागों का आविष्कार किया था। उसमें से याद रखना विद्यार्थी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग और दरबारी काहनड़ा कहते हैं कि ये नवीन सर्जन किया था रागों का, वो तानसेन ने। ठीक है। इसने ग्वालियर की द्रुपद शैली संगीत शैली अपनाई। द्रुपद बहुत प्रसिद्ध थी अकबर के काल में। सबसे प्रसिद्ध शैली द्रुपद शैली थी। द्रुपद शैली का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि विद्वान था तो उस समय वो शायद शाहजहां के काल का, मुझे जहां तक लगे याद आ रहा है। ठीक है ना। वे अपने संगीत से यमुना नदी का बहाव को रोक देता था। अब बहाव को रोकता नहीं रोकता ये किताबों में लिख रखा है, तो हमें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाकी इतना ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें रामतनु पांडे इसका प्रारंभिक नाम था। ग्वालियर का ये रहने वाला था। ग्वालियर से ही इसने द्रुपद गायकी की शिक्षा सीखी थी विद्यार्थी। ठीक है। फिर अकबर ने ये कंठभरण वाणी विलास की उपाधि सबसे मोस्ट है, अगर प्रश्न पूछने लायक है। मैंने कहा ना कि हर काल के ऐसे 2-3 चीजें प्रसिद्ध है ना। तो अकबर की संगीत कला के विकास में 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये तानसेन है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, जहाँ समान स्तर का एग्जाम होता है ना, वहां सबसे महत्वपूर्ण बात पूछ ली जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर बनाने की सोचता है तो निश्चित रूप सोचता है कि इस काल का सर्वश्रेष्ठ क्या है। ठीक है ना। जब स्थापत्य कला की बात करते हैं तो शाहजहां के काल की प्रश्न रचना बनती है। जब संगीत चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर के काल के अधिक प्रश्न बनते। ये प्रश्न क्यों बनते हैं? क्योंकि उस काल की वो चीजें प्रसिद्ध रही। तो श्रवण काल हमने पढ़ा है कि अकबर का काल श्रवण काल है संगीत कालों का, तो निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से अधिक बनने की संभावना है। तो इन चीजों को आप थोड़ा पॉइंट लेके पकड़ के चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है। उपाधि याद रखना, रुद्र वीणा याद रखना, और ये नवीन 4 रागे तो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन चुका है। क्या पता वो प्रश्न सीधा ही रिपीट हो जाए। अगर वो सीधा ही प्रश्न उठा लेंगे बहुत सारे, देखो आगामी 1-2 साल में परीक्षाओं में होगा क्या कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए ना, वो कहीं ना फिर घुमा के वापस वही प्रश्न देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको अपडेट लेके चल रहा हूँ, है ना। द्रुपद संगीत शैली अपनाई थी और यमुना नदी के बहाव को कहता है कि रोक देता अपने संगीत से। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये तानसेन के प्रारंभिक जानकारी के बारे में वो बता। ठीक है। उपाधि याद रखना मेरे कहने पे। तानसेन के बारे में कुछ और बात देखो। तानसेन के बारे में कुछ अन्य जानकारी। इसके प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गोश थे। इसने वृंदावन के स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा पाई थी। विद्यार्थियों याद रखना, ये मुगल काल में स्वामी हरिदास बहुत प्रसिद्ध। स्वामी हरिदास के संगीत सुनने के लिए अकबर खुद वेश बदल कर, विद्यार्थियों बाद में कहते हैं कि वृंदावन जाता था वेश बदल कर। मान के चलो कि कितना प्रसिद्ध रहा है अपने काल। तो वृंदावन का स्वामी हरिदास बहुत प्रसिद्ध था, और स्वामी हरिदास से कहते हैं कि इसने संगीत की शिक्षा पाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पिछली सेकंड ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न आया था विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न है। अबुल फजल ने इसकी मृत्यु पे कहा है कि 1000 वर्षों में ऐसा संगीतकार भारतवर्ष में नहीं हुआ था। सीधा प्रश्न आया था विद्यार्थियों कि तानसेन के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि हजारों वर्षों में ऐसे संगीतकार भारतवर्ष में नहीं हुआ है। तो वो ये कोटेशन किसकी है विद्यार्थियों याद रखना, ये कोटेशन है अबुल फजल की। बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ठीक है ना। ये कोटेशन और है, याद रखना कि अबुल फजल कहता है इसकी मृत्यु पर अकबर ने कहा तानसेन की मृत्यु संगीत की मृत्यु।
तानसेन की मृत्यु संगीत की मृत्यु है, ये अबुल फजल कहता है। अबुल फजल खुद कहता है कि मैं उपस्थित था और वहां पे कहता है कि अकबर ने यह बात कही थी, जबकि ये कोटेशन तो इसके अबुल फजल की है, याद रखना। अबुल फजल के उसके अकबर के माध्यम से ये कहता है कि अकबर ने यह बात कही है कि तानसेन की मृत्यु मतलब संगीत की मृत्यु है। तो दोनों ही कोटेशन अबुल फजल की है, याद रखना। तो ये यहाँ से पूछ ली गई है, क्या पता आपके बार सीधी ये आ जाए कि तानसेन की मृत्यु संगीत की मृत्यु है, किस विद्वान ने कहा है। याद रखना विद्यार्थियों, अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया है, याद रखना, इसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है, जबकि ये बात अकबर ने कही। ठीक है ना, इसको थोड़ा आप समझ लेना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उल्लेख करना, उल्लेख तो अबुल फजल करता है कि यह बात अकबर ने उस समय कही थी। ठीक है ना, और ये प्रॉपर कोटेशन अबुल फजल की है कि 1000 वर्षों में ऐसा भारत संगीतकार भारतवर्ष में नहीं हुआ था। सीधी सी लाइन यहाँ से। तो संगीत की शिक्षा पाई विद्यार्थियों स्वामी हरिदास से। ये था तानसेन। तानसेन के बारे में मैंने जितनी जानकारी मुझे ऐड करवानी थी लगभग मैंने 6% यहाँ से हो गए। अब अकबर के काल की कुछ संगीत कला विकास की कुछ और बातें देख लेते हैं। ठीक है, बाबा रामदास जी मल्हार राग का सर्जन किया था। आपको बस याद रखना है बाबा रामदास अकबर के कालीन एक संगीतकार था। ठीक है, मालवा के बहुत बहादुर जिसको अकबर ने मनसब प्रदान किया, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि ये एक बेमिसाल गायक है। बहुत महत्वपूर्ण दो ही कोटेशन आपको संगीत के काल में याद रखनी है। एक तो तानसेन के काल में अबुल फजल ने क्या कहा था वो याद रखना है, और एक बाज बहादुर के काल, मालवा का शासक बाज बहादुर के काल में यह कहा है कि ये एक बेमिसाल गायक है। ये अबुल फजल ने इसको कहा है। ठीक है, अकबर के काल में फारसी कवि उर्फी और नजरी दरबार में आए थे। ठीक है, अकबर के काल में अष्टसाप संगीत परंपरा का उद्भव हुआ था। ये अष्टसाप वही है विद्यार्थी, सुरसेन सॉरी हाँ लगभग अष्टाप कवि वाली वही बात है। सुर इसमें कुछ नाम है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, सूरदास के पुत्रों वाली बात है। ठीक है ना, सूरदास के पुत्रों वाली विठलनाथ वाली बात है। ठीक है ना, वो वही अष्टछाप कवि वाली है ना, विठलनाथ वाली। ठीक है, तो अकबर के काल में अष्टछाप परंपरा का विकास हुआ था विद्यार्थियों। अकबर स्वामी हरिदास के संगीत सुनने वृंदावन स्थित उनकी कुटिया में वेश बदल कर जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ विद्यार्थियों में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि स्वामी हरिदास को संगीत सुनने के लिए अकबर वेश बदल के जाता था संगीत सुनने। तो मान के चलो कि उस काल में हरिदास का कितना प्रभाव रहा। ठीक है ना, तो अकबर के काल की कुछ और ये विशेषताएं हैं। बाबा रामदास का नाम याद रखना। बाज बहादुर ये द्वितीय स्थान है संगीत में विद्या याद रखना। पहला स्थान हमने पढ़ा था तानसेन का है, द्वितीय स्थान याद रखना बाज बहादुर का। कहाँ का शासक था? मालवा का। ठीक है, सीधा ही पूछ लेता है कि अकबर कालीन बाज बहादुर कहाँ का शासक था, इसे भी पूछ सकता है, तो मालवा का आपको याद रखना है। ठीक है ना, और फारसी कवि उर्फी और नजरी ये दो कहते हैं कि इसके दरबार में आए थे। अष्टछाप संगीत परंपरा का विकास हुआ था और स्वामी हरिदास से इतना प्रभावित था कि वो बेस बदल कर कहते हैं कि उसके कुटिया में जाता था संगीत सुनने। तो ये हरिदास वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद। ठीक है, तो ये मुगल कालीन अकबर के काल की कुछ विशेषताएं हैं जो संगीत कला के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण काल है तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा विस्तार में हमें यहाँ से जानना पड़ेगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि इन पे 1% मैंने शायद और बनाया होगा जहां तक मुझे याद है, ये पर्सन बनाया। देखो, अकबर के काल के प्रमुख संगीतकार तानसेन हमने पढ़ लिया, बाज बहादुर हमने पढ़ लिया, मान सिंह तोमर विद्यार्थी याद रखना। मान सिंह तोमर द्रुपद गायकी का जनक। मान सिंह तोमर विद्या याद रखना, ग्वालियर का था। ग्वालियर का मान सिंह तोमर द्रुपद गायकी का कहते हैं कि जन्म दिया था इसने। द्रुपद गायकी को इसने कहते हैं कि जन्म स्थान वाला स्थान कह सकते हैं। ठीक है ना, गोपाल है, हरिदास है, रामदास है, सुजान खान है, मियाँ चांद है, मियाँ लाल है, लाल कुलवंत कहते हैं विद्या याद रखना। मियाँ लाल को लाल कुलवंत भी कहते हैं, बेजू बावरा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है, मेरे काफी समय से ये एक प्रश्न बन रहा है दिमाग में कि ऐसा प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से कि प्रश्न क्या आएगा
कि अकबर के दरबार का वे संगीतकार या अकबर के वे संगीतकार जो उसके दरबार से संबंधित नहीं था। बाकी ये जितने भी मैंने बताए हैं सब दरबार से संबंधित है विद्यार्थी, याद रखना, परंतु एकमात्र संगीतकार जो दरबार से नहीं संबंधित है, दरबार से संबंधित नहीं। तानसेन के समकालीन है, अकबर से ये, अकबर की विचारधारा से ये जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था, इसके काल का जरूर था विद्यार्थी, याद रखना, परंतु दरबार से संबंधित नहीं था, दरबार संबंधित नहीं था। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये प्रश्न आपको मिलेगा अगले 1-2 साल निश्चित रूप से मिलेगा कि बेजू बावरा वो संगीतकार था जो अकबर के दरबार संबंधित नहीं है परंतु अकबर के काल का माना जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लियरनेस यहाँ दे दी, बेजू बावरा के याद रखना। अकबर का राज कभी पूछ ले तो प्रारंभ में था गिजाली, प्रारंभ में कौन सा था? गिजाली था, बाद में कहते हैं कि फैजी को बनाया, बाद में कहते हैं कि फैजी को बनाया। अकबर के काल के प्रमुख चित्रकारों में तानसेन बाज बहादुर का नाम आता है, फिर ग्वालियर के मान सिंह तोमर का नाम आता है, यह भी दरबार संबंधित था। गोपाल हरिदास रामदास, सुजान खान, मियाँ चांद, मियाँ लाल, इसको लाल कलवंत भी कहते हैं। बेजू बावरा जो दरबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था परंतु इसके काल का माना जाता है। ठीक है, और राज कभी पूछ ले तो राज कवि था गिजाली था और उसके बाद में फैजी को बनाया। ठीक है, अकबर के बारे में मुझे लगता है कि ये जानकारी है ना। 8% हमारे यहां से हो गए। अच्छा, 1% मैंने और बनाया इसका। अकबर के काल में द्रुपद के 4 शैलियां प्रचलित थी, निम्न में से कौन सी? अकबर के काल में द्रुपद शैली की, गायक शैली की द्रुपद शैली, और उसकी कहते हैं कि 4 शैलियां अकबर के काल में प्रसिद्ध थी। एक कभी पूछ सकता है कि नौहर वाणी, अंडार वाणी, डागुर वाणी, गोरार वाणी, ये कुछ 4 ये शैलियां हैं, द्रुपद गाय की ये शैलियां हैं, और जो कहते हैं कि अकबर के काल की मान्यता है। अकबर के काल की कोई सबसे प्रसिद्ध पूछ ले, प्रसिद्ध, हाँ यह प्रसिद्ध वाला बात नहीं, पूछ ले कि गायन की कौन सी शैली अकबर के काल में प्रसिद्ध रही, गायन की कौन सी शैली अकबर के काल में प्रसिद्ध रही है, तो याद रखना वो द्रुपद शैली। ठीक है, और द्रुपद की 4 शैलियां जो अकबर के काल में चल रही थी, तो ये 4 शैलियां याद रखना, अलग से आप थोड़ा बहुत नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभार कोटेशन वाला प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी शैली अकबर के काल की नहीं मानी जाती है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम पूरा साथ में मैटर लेके चल रहे हैं। 9% यहां से हो गए। अब आप समझना यहां से कि मुगल शासक जहांगीर के काल में संगीत कला के विकास के बारे में कौन सा कथन? 2 हमने पढ़ लिए, हुमायूं का थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, फिर विशेषकर श्रवण काल हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अकबर का काल है। अकबर के काल में भी तानसेन और बाज बहादुर का नाम सबसे प्रसिद्ध है। हरिदास का नाम प्रसिद्ध है वृंदावन वाला, इसलिए क्योंकि वो उनकी कहते हैं कि कथाएं सुनने, कहते हैं कि उनके भजन सुनने, कहते हैं कि वो वृंदावन जाया करता था वेश बदल के। ठीक है ना, तो 1% वो, 2% यहाँ से। जहांगीर संगीतकारों को मनसबदार की श्रेणी में रखता है, वही बात है जैसे बाज बहादुर को कहते हैं कि 2000 का मनसब प्रदान किया था अकबर ने, है ना, अकबर ने बाज बहादुर को अपने दरबार में रखा था, 2000 का मनसब प्रदान किया था। तो अपने जो परंपरा थी वर्तमान में चल रही थी, तो जहांगीर ने भी कहते हैं कि मनसबदारों, संगीतकारों को मनसबदार की श्रेणी में रखा था। विलियम फिंच, बहुत इंपॉर्टेंट नाम विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट। विलियम फिंच के अनुसार इसने संगीतकारों के 7 दलों का निर्माण किया था। ठीक है ना, ये सेम अपने पिता की नुस्खे पर चल रहा था, उसके पिता ने भी कहते हैं कि 7 वर्गों में बांटा था संगीतकारों को। उसी के दृष्टिकोण में जहांगीर भी कहते हैं कि संगीतकारों को 7 दलों का बांटा है, और ये बात विलियम फिंच के अनुसार है। विलियम फिंच ये बात कहता है। मोतमिद खान जहांगीर के 60 दरबारी गायकों को उल्लेख करता। ये विद्यार्थियों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। इस प्रकार अकबर के काल के अबुल फजल के अनुसार 36 संगीतकारों की सूची मिलती है, उसी प्रकार मोतमिद खान ने जहांगीर के 60 दरबारी गायकों की उल्लेख किया है। ठीक है ना, तो ये बात अलग से लिख लेना आप। गजल गायक शौकी के माध्यम से मुगल दरबार में गजल का प्रवेश हुआ।
जहांगीर ने इसे आनंद खान की उपाधि दी। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट ही लगा देता हूँ, ठीक है ना, याद रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गजल गायक शौकी, शौकी कह सकते हो, साका भी कह सकते हो, वैसे शौकी नाम ही प्रॉपर नाम हमें किताबों में मिलता है। एक शौकी नाम का एक गजल गायक था, इसके माध्यम से ही कहते हैं कि मुगल दरबार में गजल का प्रवेश हुआ था, विद्यार्थी याद रखना। और जहांगीर ने इसको दी थी आनंद खान की उपाधि। एक उपाधि हमने पढ़ ली तानसेन की, कंठा वर्ण विलास वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। दूसरी उपाधि हमको यहां से याद रखनी है कि शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी, ठीक है। मुगल दरबार में गजल का प्रवेश इस शौकी के माध्यम से ही हुआ था। तो ये जहांगीर के काल के प्रारंभिक प्रश्नों में ये जो मैंने ऐड किए हैं मंशदारों की श्रेणी में रखा था। विलियम फिंच कहता है कि 7 प्रकार के वर्गों को दलों में बांटा गया था। और मोतमिद खान जहांगीर के 60 दरबारी गायकों का उल्लेख करता है। गजल गायक शौकी के माध्यम से ही मुगल दरबारों में कहते हैं कि गजलों का प्रवेश होता है। और आनंद खान की उपाधि, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, आनंद खान की, इसे लिखा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है ना। शौकी को आनंद खान की उपाधि दी थी, ये आप अलग से नोट कर लेना। वैसे पूरा आप लिख ही रहे हो तो साथ में पूरा वैसे नोट्स बना रहे हो, तकलीफ क्या, तो आराम से इसको आप लिखते रहो वैसे भी, है ना, ठीक है। जहांगीर के काल की प्रारंभिक जानकारी में हमने ये पढ़ी। अब जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतकार देखते हैं क्या मामला है। उपाधियों वाला याद करते जाना विद्यार्थियों। मुगल शासक जहांगीर के काल में संगीत कला के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके काल में दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण लिखा था। ये लगभग 1632 की बात है, ये लगभग 1632 की बात है जहां तक मुझे याद। 1632 ही होगा था, जहांगीर का है तो फिर 1632 वर्ष तो मैं कंफर्म, चलो मैं ये वर्ष वाली बात वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है 1632 ही है ना, ठीक है। तो दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण लिखा था। संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। विद्यार्थियों यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां दोनों ने ही इसको उपाधि दी है। इस जगन्नाथ को जहांगीर ने भी उपाधि दी है, इस संगीतकार को कहते हैं कि शाहजहां ने भी उपाधि दी। तो आपको दोनों उपाधि याद रखनी है। अभी हम पढ़ रहे हैं जहांगीर, तो जहांगीर के काल की उपाधि याद रखना पंडित राज है। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि थी। बिलास खान ने राग बिलासी खान तोड़ी का सर्जन किया था। अन्य प्रमुख चित्रकारों में जनार्दन भट्ट है, परवेज खान है और चतुर खान आदि प्रमुख चित्रकार हमें देखने को, संगीतकार हमें देखने को, चित्रकार नहीं विद्यार्थियों, संगीतकार। मेरा टाइपिस्ट भी होता रहता है क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा। संगीतकार को चित्रकार बता रहे हैं, गलत बात है, ठीक है। तो जहांगीर की प्रारंभिक संगीत कला के बारे में एक तो दामोदर मिश्र का नाम आता है, जिसने संगीत दर्पण की रचना की थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये उपाधि याद रखना विद्यार्थियों, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने जगन्नाथ को कहते हैं कि पंडित राज की उपाधि दी थी, इतना याद रखना। ये विलास खान ने राग बिलासी खान तोड़ी का सर्जन किया था। ये आएगा तो प्रश्न, तो विलासी से विलासी आप कर लोगे, इतना कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप अगर समझ गए चीजों तो फिर आप हल कर लेते हो, है ना, ठीक है। पूरा मैं क्रम से चल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मैंने छोड़ा है जहां हमें लगे कि हमारी तारतम्यता छूट रही है, ठीक है ना। पूरा मैं प्रयास करूंगा इसको बना रहे। तो जहांगीर के काल का ये जगन्नाथ वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। थोड़ी बहुत शाहजहां कालीन देख लेते हैं, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि औरंगजेब के काल का तो संगीत का निषेध ही कर दिया था, है ना। फिर भी उसके काल में संगीत का विकास रहा है निषेध करने के बाद। इस शाहजहांकालीन चित्रकला के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके दरबार में लगभग 30 महत्वपूर्ण संगीतकारों की सूची मिलती है, ठीक है। इस काल में कविता की एक नवीन शैली कसीदा का वर्णन होता है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा प्रश्न आ सकता है कि संगीत की एक नवीन शैली कसीदा का विकास किसके काल में हुआ था। वो याद रखना विद्यार्थियों, शाहजहां के काल में था। और इसका प्रसिद्ध कवि था अबू तालिब कलीम था। अबू तालिब कलीम था जो कसीदा शैली का सबसे प्रसिद्ध कवि था।
तो ये कसीदा शैली वाली बात याद रखना, नवीन शैली का विकास हुआ है संगीत की, और वो किस काल में हुई थी याद रखना विद्यार्थी, वो इस शाहजहां के काल। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था, जिसे लाल खान गाता था, है ना। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। मैंने कहा ना कि ध्रुपद का विकास अकबर के काल में देखने को मिलता है, अकबर के काल की प्रमुख शैली रही है, परंतु ध्रुपद शैली का सबसे जिसको सबसे प्रिय थी वो शाहजहां था, और लाल खान कहता है कि यह गाता था। ठीक है, शाहजहां ने इसको गुण समुद्र की उपाधि दी थी विद्यार्थी, याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुपद, लाल खान। गुण समुद्र याद रखना, ये उपाधि याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर कोई बात पूछे या नहीं पूछे, परंतु उपाधि का प्रश्न बनना तय है, या फिर किसने किसके बारे में कहा है। तो ध्रुपद सबसे प्रिय था शाहजहां को, और लाल खान गाता था, और शाहजहां ने इसको गुण समुद्र की उपाधि दी थी विद्यार्थी। बाद में ये उपाधि उसके पुत्र खुशहाल खान को दे दी थी। अब दोनों चीजें याद रखनी है। प्रश्न क्या पूछ लेगा कि मुगल शासक शाहजहां के काल में गुण समुद्र की उपाधि किसको प्रदान की गई थी, तो वहां दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको। लाल खां को दी, सबसे पहले ये लाल खां को दी थी। लाल खां की जब मृत्यु हो गई तो बाद में कहते हैं कि खुशहाल खां को ये उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोनों याद रखनी है। जहां तक मुझे याद रख रहा है, लाल खान का नाम आपको याद रखना है। शाहजहां कालीन लाल खां ध्रुपद गाय की गाता था, और शाहजहां ने इसको गुण समुद्र की उपाधि दी थी। बस इतना आप याद कर लेना, ठीक है। शाहजहां काल की प्रारंभ, एक तो कसीदा शैली का विकास। कसीदा शैली का सर्वप्रथम कवि अबू तालिब कलीम था, ठीक है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था, लाल खान गाता था, और लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, शाहजहां ने दी थी। इतना आप जरूर याद कर लेना। मुझे लगता है कि यहाँ से इन्हें पहचान, ठीक है। ये शाहजहां काल की प्रमुख। ये चित्रकला क्यों लिखता है मेरा टाइपिस्ट, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। संगीत कला, ये क्यों लिखता है मेरे पता नहीं चल रहा है इसको। वो अभी तक चित्रकला में चल रहा है ना, उसका शरीर तो संगीत कला में है, परंतु उसका मन मस्तिष्क चित्रकला में घोष रहा है अभी तक। कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात थोड़ी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां से शाहजहां काल की और विशेषता देखते हैं। ना क्या इसके अंदर देखो कि शाहजहां कालीन चित्रकला, ये चित्रकला क्यों लिखता है भाई। ठीक है, शाहजहां कालीन संगीत कला के बारे में कौन सा कथन सही। कवि जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि, याद रखना विद्यार्थी। अभी मैंने बताया कि जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि, ये दोनों याद रखना विद्यार्थी। जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, जबकि शाहजहां ने इसको महाकवि राय की उपाधि दी। याद रखना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, याद है ना। जगन्नाथ के बारे में विलियम क्रुक कहता है कि बादशाह उससे इतना प्रभावित था कि श्रवण राशि से उसे तोलकर संपूर्ण श्रवण दे दिया था विद्यार्थी। तो मान के चलो कि ये जगन्नाथ शाहजहां के काल का कितना प्रसिद्ध कवि रहा है। जगन्नाथ शाहजहां के काल का कितना प्रसिद्ध कवि रहा है, हमें ये कोटेशन से पता चलता है। और ये विलियम क्रुक ने कही है विद्यार्थी। विलियम क्रुक कहता है कि बादशाह जगन्नाथ से इतना प्रभावित था कि उसको श्रवण भंडार से तोल दिया, और वो सारा श्रवण कहते हैं कि उसको दे दिया था। याद, उपाधि याद रखना, महाकवि राय, ठीक है। सदोई गिलानी को शाहजहां ने बेबादल खां की उपाधि दी थी। ये उपाधि मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि अधिक प्रश्न बनता है। सैयद गिलोनी या सदोई गिलोनी, ठीक है। सदोई गिलोनी को बेबादल खान की उपाधि दी। साहब जो फारसी का अंतिम श्रेष्ठ कवि था, जिन्हें शाहजहां ने मुस्तैद खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो शाहजहां के काल की 3 उपाधियां सबसे महत्वपूर्ण है। महाकवि राय की उपाधि जगन्नाथ की उपाधि है, बेबादल खान की उपाधि सदोई गिलानी को है, और मुस्तैद खान की उपाधि है वो साहब को मिलती है, जो फारसी शैली का कहते हैं, फारसी का कहते हैं कि अंतिम कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि माना
चाहता है। संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र भी कहते हैं कि शाहजहां के दरबार से माने जाते। ठीक है, एक है खुशहाल खान, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, क्योंकि खुशहाल खान राग तोड़ी में शाहजहां इतना लीन हो गया था कि आज्ञा पत्र बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है ना, दक्षिण का कुछ एक हस्ताक्षर कहते हैं कि आज्ञा पत्र लेके आया था, और उस समय कहते हैं कि खुशहाल खान राग तोड़ी गा रहा था। शाहजहां इतना उसमें लीन हो गया था कि वो उसने पत्र पढ़ा ही नहीं था। बाद में कहते हैं कि वो पत्र गलती से जब साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, वो चला गया, तो बाद में कहते हैं इसको सजा भी दी थी, खुशहाल खां को सजा दी गई कि तुम्हारे कारण मेरे जो आज्ञा पत्र था मैंने पढ़ा नहीं, गलती से वो दक्षिण भारत के कुछ स्वीकृति के बारे में वो पत्र था, याद रखना। तो इसके बाद में इसको दंड भी दिया गया था, दंड दिया गया कि तुम्हारी गायकी इतनी अच्छी क्यों है कि इसके में लीन हो गया, और इसके कारण मैंने जो आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए मैंने देखे नहीं थे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती मेरे से हुई है, परंतु इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। तो शाहजहां के काल में संगीत कला के विकास सबसे महत्वपूर्ण बांधे 3 उपाधियां याद रखना, महाकवि की उपाधि, बेबादल खान की उपाधि और मुस्तैद खान की उपाधि। ठीक है। एक विलियम क्रुम का यह कथन याद रखना, कहता है कि बादशाह उसे इतना प्रभावित था कि श्रवण से तोल दिया, श्रवण सारा उसको दे दिया। एक याद रखना खुशहाल खान का बात कि खुशहाल खान संगीत सुन रहा था, शाहजहां इतना लीन हो गया, आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए बिना देखे। बाद में कहते हैं कि उसको दंड स्वरूप को सजा भी दी गई थी, इसको कहते हैं बाद में दरबार से निकाल भी दिया गया। ठीक है ना। तो शाहजहां के काल की कुछ ये विशेषता है। मुझे लगता है कि इनफ जानकारी है, जितना आपका लेवल है, परीक्षा का लेवल है, वहां आपको या तो कथन मिलेंगे या उपाधि मिलेगी, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पूछ लेगा, विशेषता पूछ लेगा, कौन सा चित्रकार किसके काल का है, ऐसा पूछ सकता है। आपको हर प्रकार से मैंने तैयार कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रश्न गलत करते हो या फिर सही करते हो। अगर आपने नोट्स बना लिए तो एग्जाम के लक्ष्य समय में रिवीजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, याद रखना। शाहजहां के काल की ये बात हो गई। औरंगजेब के काल की कुछ बातें और देख लें। औरंगजेब कालीन संगीत कला के पतन के बारे में कौन सा कथन सही? 1669 में इमाम शाफी के परामर्श से उसने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। डेट याद रखना विद्यार्थी, डेट मुझे जहां तक लग रहा है डेट पूछ सकता है। शासन काल के वर्ष तो आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है कि 1669 में इमाम शाफी के परामर्श से कहते हैं कि उसने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। और औरंगजेब ने कहा था, ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, वेरी इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। औरंगजेब ने कहा था कि संगीत को इतना नीचे दफन कर दो 200-400 वर्षों के लिए जिंदा ही नहीं हो पाए। ये औरंगजेब का कोटेशन है। औरंगजेब कहता है कि संगीत को इतना जमीन के नीचे गाड़ दो, दफन कर दो कि 200-400 साल था तो उसकी आवाज ऊपर तक नहीं आनी चाहिए, वापस वो बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा संगीत को दफन कर दो। ये औरंगजेब का कथन। और अलग उसका एक दूसरा पक्ष है, औरंगजेब काल का एक दूसरा पक्ष और क्या है कि औरंगजेब के काल में ही संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी, भारतीय संगीत पर। याद रखना विद्यार्थियों, भारतीय संगीत शास्त्र पर, भारतीय संगीत शास्त्र पर कहते हैं कि सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई थी, जबकि संगीत पर इसने सबसे पहले प्रतिबंध इसने लगाया था। तो मान के चलो पूरा विपरीत कार्य हो रहा है ना। मनुची कहता है संगीत पर प्रतिबंध होने के बाद भी बेगम और शहजादियों के लिए महल में, संगीत के लिए महल में संगीत नृत्य होता था। पाबंदी जरूर लगा दी, परंतु अपनी बेगम और शहजादियों के लिए कहते हैं कि संगीत चल रहा था। तो ये बात मेनुची उल्लेख करता है। ठीक है ना। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। याद रखना, ये विद्यार्थियों प्रश्न पूछा हुआ है कि औरंगजेब कौन से मतलब औरंगजेब का सबसे प्रसिद्ध वादक कौन सा था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे अकबर का हमने पढ़ा था कि नगाड़ा उसका सबसे प्रसिद्ध वादक था, उसी प्रकार औरंगजेब का याद रखना सबसे प्रसिद्ध वादक है वो है वीणा वादक। ठीक है। तो औरंगजेब के काल के विशेष रूप से संगीत कला का पतन हो गया था, फिर भी इसके काल में कुछ संगीतकारों का नाम मिलते हैं। भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे अधिक रचना इसके काल में लिखी गई थी। एक कोटेशन ये याद रखना, ये प्रतिबंध कब लगाया था, वर्ष याद रखना, इसके परामर्श से याद रखना। औरंगजेब ने कहा था संगीत को इतना नीचे दफना तो कि 200-400 साल तक ये कभी वापस ऊपर नहीं आ सके। एक कथन है। एक मनुची का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिबंध लगा था फिर भी बेगम और शहजादियों के लिए कहते हैं कि ये ऑन रहा था। ठीक है ना।
और वीणा वादक था औरंगजेब। इतनी बात यहाँ से याद रखना, ठीक है। औरंगजेब वाला कथन याद रखना विद्यार्थी ना, ठीक है। एक मैंने ऐड किया है कि औरंगजेब काल में संगीत विधा को प्रोत्साहन नहीं मिला था। राजा श्री में गायकों का वादों का दरबार में स्थान प्राप्त था। याद रखना, इसमें एक आध उपाधि है, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप नोट कर लेना, जैसे ना, जैसे कृपा पखवाली है तो इसकी उपाधि है मर्दिग राय की उपाधि दी गई थी। तो इसमें आपको 2-3 उपाधि उसमें आप नोट कर लेना, ठीक है। बाकी ये जो भारतीय संगीत कला पे सर्वाधिक पुस्तकों का रचन हुआ है, 1-2 इसमें आपको जो अच्छी लगे वो नोट कर लेना, बाकी इतनी उपयोगी नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड कर दिया था कि आपके थोड़ा बहुत ध्यान मिले। एक प्रश्न मैंने लास्ट इसका और बनाया है। मुगल कालीन संगीत कला के अन्य प्रमुख जानकारी। बहादुर शाह प्रथम, मोजम है, ये मोजम ही है। मोजम बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये मुगल शासक बनता है। ये उत्तर मुगल काल की मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा हूँ। इस संगीत में इतना मदोश हो जाता था कि उसको शाह बेखबर कहते थे, शाह बेखबर, ठीक है। इतना संगीत सुनता था, संगीत में इतना मदोश हो जाता था, कहते हैं इसको शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने पिया उपनाम से अनेक रचनाएं की थी। इसके दरबार में सदारंग अदारंग विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि सदारंग और अदारंग संगीतकार किसके दरबार में थे। सदारंग अदारंग दरबारी संगीतकार किसके दरबार में थे, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। आधुनिक सितार आविष्कारक खुसरो खान इसी के दरबार में था, विद्यार्थी याद रखना। टप्पा, ठुमरी, तराना, दादरा संगीत गायन शैलियों का पहली बार मुगल दरबार में प्रवेश इसी के काल में होता है, मोहम्मद शाह रंगीला काल में। बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को संरक्षण प्रदान किया था। गजल सम्राट, मिर्जा गालिब को गजल सम्राट कहते हैं। गजल सम्राट मिर्जा गालिब को कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने कहते हैं कि इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो मुगल संगीत कला की कुछ और यह जानकारी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सदारंग अदारंग है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके दरबार में थे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उत्तर मुगल काल का इतना प्रश्न अधिक बनता नहीं है, और ना ही कोई औरंगजेब का प्रश्न कभी बनेगा तो फिर वो 1-2 कोटेशन पूछ लेगा। इसके कहने पे प्रतिबंध लगाया था 1659 में, कहने पे प्रतिबंध लगाया। और स्पेशली संगीत कला की मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट का मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ कि औरंगजेब ने तो बाबर का कोई विशेष योगदान नहीं, हुमायूं का कोई विशेष योगदान नहीं है। बच्चू का याद रखना, हुमायूं के काल का बच्चू था, ठीक है। उसके बाद हमने अकबर का पढ़ा। अकबर के काल में मैंने 2 उपाधियां बता, बेजू बावरा जो दरबार से संबंधित नहीं था। तानसेन की उपाधियां कंठ भरण विलास वाणी याद रखना विद्यार्थियों। फिर हमने पढ़ा जहांगीर, तो जहांगीर के काल में हमने स्पेशली क्या पढ़ा था जहांगीर के काल में, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। और फिर हमने शाहजहां के काल के 2-3 उपाधियां और देखी, याद रखना मैंने जो बताई है। बाकी प्रश्न बनेगा तो प्रश्न बनेगा तो अकबर का बनेगा या फिर शाहजहां जहांगीर, इन तीनों में से एक प्रश्न कोई पूछ लेगा। कोटेशन याद रखना, मैंने जो कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट बताई है वो आप याद कर लेना, इनफ है। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं तो पढ़ना है और ना ही किताबों में कोई जानकारी मिलने वाली। तो आज की क्लास विद्यार्थियों ये खत्म करेंगे और संगीत कला मेरी ओर से पूरा है। आप अलग से नोट्स बना लेना। कल में एक क्लास हो जाएगी, वो होगी साहित्य की। साहित्य में एक तो संस्कृत साहित्य का विकास, एक फारसी साहित्य का विकास, एक हिंदी साहित्य का विकास, तीनों पर हम बात करने वाले हैं। किसके काल में कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार रहा है, कौन किसकी रचनाएं प्रसिद्ध रही है, पूरा डिस्कशन करें। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।